कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, दाऊद इब्राहिम के बारे में कौन नहीं जानता। मुंबई में 1993 बम ब्लास्ट में वह मास्टरमाइंड रह चुका है और भारत के आतंकवादियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर आता है, जिसने 80 के दशक में मुंबई में खून की होली खेली थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, गुजरात में एक ऐसा गैंगस्टर था जिसे दाऊद इब्राहिम कास्कर भी कहा जाता था, जिस पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें शाहरुख खान ने उसका किरदार निभाया था रईस में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असली रईस की, यानी अब्दुल लतीफ की, जो बचपन से ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। लेकिन ऐसा क्या था कि उसे दाऊद के नाम से जाना जाता था, और वो क्या वजह थी कि एक साधारण सा लड़का गुजरात का दाऊद बन गया था। अब्दुल लतीफ का जन्म साल 1951 में गुजरात के अहमदाबाद के पास कालूपुर इलाके में हुआ था। उसके पिता तंबाकू का काम किया करते थे। अपने पिता के साथ वह काम में हाथ बटाया करता था। जब अब्दुल थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे दुकान पर बैठने के लिए कुछ पैसे देना शुरू कर दिए, जिसके लिए उसे हर दिन अपने पिता से 2 रुपए मिला करते थे। जहाँ ये लोग रहा करते थे वह एक गरीब मुस्लिम इलाका था, जहाँ अवैध रूप से जुआ खेलना, शराब बेचने और शराब खरीदने का अवैध काम होता था। अब्दुल लतीफ की भी इन लोगों से दोस्ती हो जाती है, जो इस तरह के गैर कानूनी काम किया करते थे। फिर अब्दुल लतीफ का झगड़ा अपने पिता से होने लगा था। वह पैसों को लेकर अक्सर अपने पिता से झगड़ा करता था। फिर उसने अपने पिता का काम छोड़ दिया और उस इलाके में जुए के अड्डे में काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन वहाँ काम करने के बाद उस पर चोरी का इल्जाम लग जाता है, जिस वजह से जुए के अड्डे के मालिक से उसका झगड़ा हो गया, जिस वजह से उसने वहाँ का काम भी छोड़ दिया था। जिसके बाद गुजरात में शराबबंदी लागू हो चुकी थी और अवैध रूप से शराब का कारोबार वहाँ लगातार जारी था। बस यहीं से अब्दुल लतीफ शराब के अवैध धंधे का एक हिस्सा बन चुका था। वह शराब के अवैध धंधे की पूरी सप्लाई पर नजर रखने लगा और धीरे धीरे इस धंधे में एक माहिर खिलाड़ी बन चुका था। तो आइए जानते हैं अब्दुल लतीफ की पूरी दास्तान। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए अंत तक बने रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, धंधे के चक्कर में उसने कई हत्याएं करवाना शुरू कर दी और बाद में उसने खुद भी बहुत सारी हत्याओं को अंजाम दे डाला। 30 साल की उम्र में अब्दुल लतीफ एक बड़ा अपराधी बन चुका था। गुजरात के अलावा गोवा, दमन, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में उसका एक तरफा दबदबा नजर आने लगा था। ये उस समय की बात है जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम गैंग के बीच अक्सर वर्चस्व की लड़ाई चला करती थी और रोज के रोज गैंग वॉर हुआ करते थे, जिस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप जरूर जाके देखिए। तो दोस्तों, बात कुछ यूं है कि पठान ब्रदर्स ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर को मौत के घाट उतार दिया और अब्दुल लतीफ की दोस्ती पठान ब्रदर्स के साथ ही थी। एक वक्त ऐसा भी था जब गुजरात के साबरमती जेल में दाऊद इब्राहिम बंद था और वहां से बड़ौदा पेशी के लिए वह जाया करता था। उसे लेकर जाने वाले पुलिसकर्मी एक रास्ते में एक होटल में रुका करते थे, जहां पर दाऊद इब्राहिम कास्कर आराम किया करता था। ये बात अब्दुल लतीफ को पता चल जाती है। इसके बाद पठान ब्रदर्स अब्दुल लतीफ को समझाते हैं और उससे कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम का गेम बजा डालो। उधर दाऊद इब्राहिम को पुलिस वाले बड़ौदा कोर्ट की तरफ से जेल ले जा रहे थे। रास्ते में जमालपुर नाम की एक जगह पड़ती है, जहां पुलिस ने वैन रोक दी जिसमें दाऊद इब्राहिम मौजूद था। लेकिन पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके वहां से वैन निकाल ली और दाऊद इब्राहिम सुरक्षित बच निकला। लेकिन जब दाऊद इब्राहिम कास्कर को यह पता चला कि उस पर हमला अब्दुल लतीफ ने कराया है, जिसके बाद इन दोनों की भी जानी दुश्मनी शुरू हो जाती है और अब दाऊद ने अब्दुल के आदमियों का गेम बजाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल ने भी दाऊद के आदमियों का गेम बजा डाला। पर इस गैंग वॉर और लड़ाई में लोगों की नजरों में अब्दुल लतीफ का कद और भी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि उसने सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम पर हमला कर डाला। अब्दुल लतीफ कालूपुर एरिया के अलावा आसपास के लोगों के बीच रॉबिनहुड की एक इमेज बना रखा था, क्योंकि वह लोगों को पैसे बांटता था, उन्हें काम भी देता था, पर उसका काम गैर कानूनी हुआ करता था। लेकिन फिर भी लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि साल 1987 में जब यह तस्कर एक हमले में अहमदाबाद जेल में बंद था, इसके बावजूद इसने अहमदाबाद नगर निगम की 5 सीटों पर जेल से ही चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत गया।
और वहाँ दाऊद इब्राहिम को यह एहसास हो चुका था कि बिना अब्दुल लतीफ के गुजरात में धंधा नहीं किया जा सकता। इसलिए 1989 में दाऊद इब्राहिम ने दोस्ती का पैगाम अब्दुल लतीफ तक पहुंचाया था। फिर उसी साल नवंबर के महीने में अब्दुल लतीफ अपने कुछ साथियों के साथ दाऊद इब्राहिम से मिलने दुबई पहुंच जाता है, जहां पर उनकी एक मीटिंग हुई और एक मौलाना ने बाकायदा कुरान पर हाथ रखकर दोनों से दुश्मनी खत्म करने और साथ मिलकर काम करने की कसम खिलवाई। इसके बाद अब्दुल लतीफ ने दाऊद की सलाह पर शराब की तस्करी छोड़कर सोने और अवैध हथियारों की तस्करी करना शुरू कर दी। इसके अलावा वह बड़े बड़े अमीर लोगों से अवैध वसूली भी किया करता था। लेकिन फिर 3 अगस्त 1992 में अब्दुल लतीफ ने कुछ ऐसा किया कि उसका नाम पूरे देश में फैल चुका था। तो दोस्तों बात कुछ यूं है कि दाऊद इब्राहिम से दोस्ती के बाद पठान गैंग से उसकी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। उस समय जुए और शराब का एक बड़ा कारोबारी हंसराज त्रिवेदी उस क्षेत्र में अपना धंधा ऑपरेट किया करता था। वह एक बड़ा ताकतवर और पैसे वाला आदमी था जो पठान गैंग के लोगों को शरण दिया करता था। जब इस बात की खबर अब्दुल लतीफ को लगी तो उसने पहले त्रिवेदी को समझाने की कोशिश की, लेकिन त्रिवेदी नहीं माना। फिर उसने हंसराज त्रिवेदी को ऊपर भेजने की प्लानिंग करना शुरू कर दी। फिर उसे अपने मुखबिर से ये सूचना मिलती है कि हंसराज त्रिवेदी उधवा में स्थित राधिका जिम खाने में आने वाला है। अब्दुल लतीफ ने अपने शूटर्स को अलर्ट कर दिया, जहां उसके शूटर्स पहले से ही तैनात थे। वे राधिका जिम खाने में पहुंचते हैं और वे हंसराज त्रिवेदी को पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिस टेबल पर उन्हें टारगेट किया था उस पर 8 से 9 लोग बैठे हुए थे। जिसके बाद शूटर अब्दुल लतीफ को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं त्रिवेदी को पहचान नहीं पा रहा हूं। जिस पर अब्दुल लतीफ आग बबूला होकर कहता है कि टेबल पर जितने लोग बैठे हैं उन सबको ठोक दो। शूटर AK-47 लेकर राधिका जिम खाने में घुसता है। उसने उस टेबल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और सभी 9 लोग मारे गए थे। मरने वाले लोगों में हंसराज त्रिवेदी भी शामिल था, लेकिन अब्दुल लतीफ के शूटर्स पकड़े गए और उन्होंने इस मामले में अब्दुल लतीफ का नाम ले लिया था। फिर गुजरात के सभी अखबारों के साथ साथ देश की मीडिया में अब्दुल लतीफ का नाम फैल चुका था। इस वारदात ने गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी और उन पर खूब सारे सवाल खड़े कर दिए। इसी वारदात के बाद उसे गुजरात का दाऊद इब्राहिम भी कहा जाने लगा। अब्दुल लतीफ ने उस समय के गुजरात के यूथ कांग्रेस के लीडर हसन लाला से मदद भी मांगी, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उस समय उस क्षेत्र के पूर्व राज्यसभा सांसद राऊफ बसीउल्लाह ने अब्दुल लतीफ के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने अब्दुल लतीफ को पुलिस प्रशासन और राजनीतिक संस्करण मिलने के साथ साथ सीधे सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री चमन लाल पटेल पर भी आरोप लगा दिया। उनका यह कहना था कि अब्दुल लतीफ को मुख्यमंत्री का पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री चमन लाल पटेल पर उंगलियां उठने लगी। फिर उन्होंने जनता को यह आश्वासन दे दिया था कि उनका अब्दुल लतीफ से कोई लेना देना नहीं है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिससे अब्दुल लतीफ को यह साफ हो चुका था कि उसका राजनीतिक कनेक्शन अब बिल्कुल खत्म हो गया है और उसके ऊपर जिन सब के हाथ थे उन सब ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। जिसके बाद गुजरात पुलिस उसकी तलाशी में जुट जाती है। इसलिए वह दाऊद इब्राहिम के पास दुबई भाग गया और वहां से इस मामले में अपना नाम हटवाने की कोशिश करने लगा। उसके राजनीतिक आकाओं ने उसे बताया कि जब तक राऊफ बलीउल्लाह एक्टिव रहेगा तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद 9 अक्टूबर 1992 को दुबई में बैठकर अब्दुल लतीफ ने राऊफ बलीउल्लाह की रेलवे क्रॉसिंग के पास राम राम सत्य करा दिया, जिससे सरकार के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा था और अब अब्दुल लतीफ दुबई से कराची जाकर छुप गया था। फिर जब साल 1993 की बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग बनाई जा रही थी उसमें भी अब्दुल लतीफ शामिल था, क्योंकि उसने कुछ RDX बंदरगाह के रास्ते मुंबई पहुंचाए थे। कुछ हथियार की खेप गुजरात के रास्ते मुंबई भी पहुंचाई गई थी। तब अब्दुल लतीफ ने अपने लोगों के साथ मिलकर हथियारों की खेप रोड के जरिए गुजरात से मुंबई पहुंचाई थी। उन्हीं हथियारों में से एक AK-47 अब्बू सलीम ने संजय दत्त को भी दी थी, जो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट मामले में अब्दुल लतीफ बाकायदा नामजद अपराधी सिद्ध हो चुका था। जिसके बाद गुजरात सरकार ने यह मामला गुजरात पुलिस से छीन लिया था और CBI को दे दिया। तब इस मामले को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार देख रहे थे।
फिर 22 सितंबर 1995 को गुजरात के एटीएस के पास दो आदमी इस बात की शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं कि उन्हें टेलीफोन पर 2 नंबर से अब्दुल लतीफ के नाम से एक व्यक्ति धमकी दे रहा है। गुजरात पुलिस की शिकायत की इंफॉर्मेशन सीबीआई को दे दी जाती है। सीबीआई नंबर ट्रेस करना शुरू कर देती है और उन्हें ये पता लगता है कि ये नंबर दिल्ली के जनपद टेलीफोन एक्सचेंज से किया गया है, पर कॉलर का एग्जैक्ट एरिया अभी भी पुलिस को नहीं पता चला, क्योंकि कॉल ट्रेस करने के लिए उस वक्त लगभग 10 मिनट फोन पर बात करने के बाद ही एग्जैक्ट एरिया ट्रेस हो पाता था। इसलिए पुलिस लगातार नजर बनाए रखी थी, तभी उन्हें सफलता मिली जब एक बार ये कॉल 13 मिनट के करीब पहुंच गई थी, जिसे रिकॉर्ड किया गया और लोकेशन को भी ट्रेस किया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास एक पीसीओ से इस कॉल को किया गया था। अब सीबीआई, गुजरात एटीएस, दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से एक्टिव हो चुकी थी। जब इसकी कॉल रिकॉर्डिंग को गुजरात पुलिस ने सुना तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि यह अब्दुल लतीफ की ही आवाज है। बस अब इंतजार था उसके अगले कॉल का। पुलिस ने उस लोकेशन पर अपनी फोर्स को तैनात कर दिया और जैसे ही कॉलर वहां कॉल करने आया, पुलिस ने उसे धर दबोचा और वो कोई और नहीं, अब्दुल लतीफ ही था दोस्तों। फिर उसे दिल्ली के दरियागंज पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, जहां गुजरात पुलिस के ऑफिसर्स ने अब्दुल लतीफ के सोने के दांत से उसकी पहचान कर ली और फिर उसे गुजरात की साबरमती जेल ले जाया जाता है, जहां उसके ऊपर कोर्ट में केस चलना शुरू हो जाता है। फिर 29 नवंबर 1997 को जब उसे जेल से कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था, तब उसने रास्ते में नरोदा पटिया इलाके से भागने की कोशिश की और पुलिस की कार्रवाई में अब्दुल लतीफ का एनकाउंटर हो गया था। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल लतीफ की पूरी दास्तान। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।